Hello everyone, this is Professor Pavel Shonkar and I again welcome you in a fourth lecture of Machine Design and Drawing 2. Here before we have completed one numerical, so let us proceed. Numerical number 2, I have provided you PDF, so please refer that sheet. Next numerical is a shaft supported at the ends in a ball bearing carries a straight tooth spur gear at its end at its mid-span and is to transmit 7.5 kilowatt at 300 rpm. Pitch circle diameter of the gear is 150 mm. Distance between the center line of bearing and gear are 100 mm each equally. If the shaft is made of steel and allowable shear stress is 45 megapascal, determine the diameter of shaft and show in sketch how gear will mounted on the shaft. Also indicate the ends where bearings is to be mounted. The pressure angle of the gear may be taken as 20 डिग्री. जैसा सा डाटा दिया सबसे पहले वो हम कलेक्ट करते हैं. सबसे पहले पावर दिया है is to transmit 7.5 kilowatt. So 7.5 or simply 7500 watt. नेक्स्ट दिया है 300 आरपीएम. सो आरपीएम दिया है. पिच सर्कल डायमीटर दिखा है. अब पिच सर्कल डायमीटर ये गियर के लिए दिया है. सो इसलिए मैं, क्योंकि शाफ्ट का डायमीटर हम स्मॉल डी से डिनोट करते हैं, तो यहाँ पे पिच सर्कल डायमीटर दिया है गियर के लिए, तो डी से डिनोट कर रहा हूं मैं, कैपिटल डी से 150 mm या फिर 0.15 मीटर. डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर लाइन ऑफ बेयरिंग एंड गियर आर 100 mm इक्वली. अब यहाँ पे जैसे स्केच भी बनाना है, तो सपोज ये शाफ्ट है, शाफ्ट में सेंट्रली एक गियर माउंटेड है, एंड में बेरिंग्स है. सो दिस इज द गियर, दिस इज शाफ्ट, these are the bearing. और ये भी बेरिंग. अब यहाँ पे ये जो गियर है वो सेंट्रली प्लेस्ड है बेरिंग से. सो ये डिस्टेंस है 100 mm एज पर गिवन डाटा, और ये डिस्टेंस है 100 mm. मतलब शाफ्ट की लेंथ कितनी हुई, सीधी सीधी 200 mm. सो लेंथ ऑफ शाफ्ट इज 200 mm या फिर 0.2 मीटर. ओके. अलाउेबल शियर स्ट्रेस दिया है, शियर स्ट्रेस टाउ 45 मेगापास्कल या फिर 45 मेगापास्कल है. न्यूटन पर mm स्क्वायर में सीधा सीधा वही वैल्यू रहेगी, न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है ना. इसमें किसी को इशू अभी भी, हम सेकंड ईयर से देख रहे हैं मेगा पास्कल गीगा पास्कल, एक बार देख लो, अगर नहीं समझ में आ रहा तो देखो 45 मेगा पास्कल, मेगा पास्कल को हमें न्यूटन पर mm स्क्वायर में कन्वर्ट करना है. तो क्या करते हैं हम, 45 एज इट इज, मेगा स्टैंड्स फॉर 10⁶, पास्कल मीन्स न्यूटन पर मीटर स्क्वायर. न्यूटन पर mm स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, मीटर स्क्वायर को करना है mm स्क्वायर में, तो 1 मीटर का हो गया मीटर 1000 10⁻³ और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है तो इसका स्क्वायर. अब ये हो गया आपका mm स्क्वायर. तो देखो क्या हो गया, 45 इंटू 10⁶ न्यूटन पर, ये कितना हो गया 10⁶ mm स्क्वायर. सो 10⁶ गेट कैंसल्ड, तो यहाँ पे बचा 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर. अगर मेगा पास्कल है तो वही वैल्यू न्यूटन पर mm स्क्वायर. यही अगर गीगा पास्कल रहता था तो यहाँ पे एक्स्ट्रा आता था 10⁻³ सो 45 इंटू 10⁻³ न्यूटन पर mm स्क्वायर. ठीक है. सो अलाउेबल शियर स्ट्रेस दिया है टाउ 45 न्यूटन पर mm स्क्वायर. डिटरमाइन द डायमीटर ऑफ शाफ्ट, ये डी निकालना है हमें. और एक और चीज दी है, प्रेशर एंगल ऑफ गियर में बी टेकन एज 20 डिग्री. अब यहाँ पे एक्स्ट्रा डाटा क्या है आपके पास में कि भाई गियर दिया है. देखो दो चीजें याद रखो,
सिंपली पहले न्यूमेरिकल में जैसा डायरेक्टली ट्विस्टिंग मोमेंट दिया है, बेंडिंग मोमेंट दिया है, तो हमने उस पे से इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग इक्वेशन अप्लाई किया और डायमीटर ऑफ शाफ्ट फाइंड आउट किया था। अब यहाँ पे शाफ्ट पे अगर गियर है तो दो चीजें याद रखो। सबसे पहले तो जैसे शाफ्ट सब्जेक्टेड टू पर्टिकुलर टॉर्क है, पावर दिया है तो टॉर्क रहेगा, यही टॉर्क गियर पे भी रहेगा। ठीक है, अगर टॉर्क गियर पे भी है तो उसका टेंजेंशियल फोर्स रहेगा और एक नॉर्मल लोड रहेगा। तो टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर, टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर का फॉर्मूला है डिनोटेड बाय Ft इज टॉर्क बाय रेडियस और डायमीटर, मतलब हो जाएगा 2। तो टॉर्क बाय रेडियस है तो रेडियस को मैंने लिख दिया d/2। ठीक है, तो ये हो गया आपका टेंजेंशियल फोर्स। और सेकंड इक्वेशन है एक नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन टूथ ऑफ गियर, लोड इज W given as टेंजेंशियल फोर्स दैट इज Ft, जो हम यहां से कैलकुलेट करेंगे, डिवाइड बाय कॉस अल्फा। ठीक है, एक्चुअली हमें लोड चाहिए। देखो आपको पावर दिया है, सो पावर से हम टॉर्क निकाल लेंगे। जो हमारा ट्विस्टिंग इक्वेशन है वो क्या है, t² प्लस m² या फिर m² प्लस t², ये इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट है। तो हमें टॉर्क तो मिल गया। बेंडिंग मोमेंट के लिए हमें क्या करना है कि देखो अगर पूरे सिस्टम में अगर गियर दिया है तो ये दो इक्वेशन हम याद रखेंगे कि एक टेंजेंशियल फोर्स निकालना है सबसे पहले गियर का, और गियर पे ही, गियर टूथ पे जो नॉर्मल लोड एक्ट हो रहा है उसके लिए ये फॉर्मूला टेंजेंशियल फोर्स अपॉन कॉस अल्फा, वेयर Ft इज अ टेंजेंशियल फोर्स एंड अल्फा इज अ प्रेशर एंगल, जिसको हम बोलते हैं कि प्रोफाइल ऑफ टूथ क्या है। तो 20 डिग्री पर गियर है सपोज है, तो ये हो गया आपका नॉर्मल लोड। ठीक है, सो अब यही चीजें हम यहाँ पे कंसिडर कर रहे हैं। तो हमारे पास में सबसे पहले पावर है, सो वी नो दैट P इज इक्वल टू 2πN/60, हेंस टॉर्क इक्वल टू P इंटू 60 डिवाइड बाय 2πN इक्वल टू, अब वैल्यू अगर पुट अप करेंगे 7500 इंटू 60 डिवाइड बाय 2πN कितना है 300। तो टॉर्क यहाँ पे मिलना चाहिए 238.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। एक्चुअली पावर इक्वेशन से जो टॉर्क मिलेगा वो न्यूटन मीटर में मिलेगा, क्योंकि पावर हमारा वैट में है। तो 238.7 ही आंसर मिलेगा, वो न्यूटन मीटर रहेगा। हमें चाहिए, अगर लास्टली हमें डायमीटर mm में चाहिए तो 10⁻³ न्यूटन mm कर दिया हमने। ठीक है, तो ये हो गया आपका टॉर्क। नाउ फॉर अकाउंटिंग योर बेंडिंग मोमेंट, तो हमने ये निकाला। अभी देखो, अब ये कंडीशन कैसी है, सीधी सीधी, कि इमेजिन करो ये सिंपली सपोर्टेड शाफ्ट है एट द एंड्स देयर आर द बेरिंग्स एंड एग्जैक्टली एट द मिड स्पैन देयर इज वन लोड गियर का, जो कुछ भी गियर का। तो मतलब ये ऐसा हो गया, तो इसके लिए हम मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट हमें पता है। ठीक है, तो वही क्राइटेरिया हम यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये निकालेंगे टेंजेंशियल फोर्स ऑन अ गियर। जब ये गियर दिया है तो सबसे पहले टेंजेंशियल फोर्स निकालेंगे। सो टेंजेंशियल फोर्स ऑन गियर Ft इज 2 इंटू टॉर्क बाय डायमीटर ऑफ गियर। किस सर्कल डायमीटर जो दिया था, ये गियर का ही दिया है। सो यहाँ पे 2 इंटू टॉर्क है हमारा 238.7 इंटू 10⁻³ डिवाइड बाय डायमीटर कितना है। देखो अब मैंने ये न्यूटन mm में यूज किया है, तो डायमीटर भी मैं mm में यूज करूंगा 150। तो यहाँ पे टेंजेंशियल फोर्स आना चाहिए 3182.7 न्यूटन। ठीक है, नाउ नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन अ टूथ ऑफ स्पर गियर W इक्वल टू क्या है, टेंजेंशियल फोर्स बाय Ft बाय कॉस अल्फा।
FT कितना भी 3182.7 डिवाइड बाय कॉस अल्फा, दैट इज कॉस 20 डिग्री। अल्फा दिया है प्रेशर एंगल, तो यहां पे लोड आना चाहिए 3387 न्यूटन, 3387 न्यूटन ओनली। तो यहां पे हमने लोड निकाल लिया। अब हम बेंडिंग मोमेंट निकालेंगे, क्योंकि टॉर्क है हमारे पास में। अब निकालेंगे हम बेंडिंग मोमेंट। अब इस केस के लिए किस सिंपली सपोर्टेड शाफ्ट है, सपोज दीज आर दी वर्टिकल रिएक्शंस, और यहाँ पे हमारा लोड रहेगा जो कुछ भी अपने कैलकुलेट किया। ये जो लोड हमने कैलकुलेट किया ये क्या है, बस गियर से आने वाला वर्टिकल लोड 3387 न्यूटन। तो इस केस के लिए कि अगर ये L/2 एग्जैक्टली मिड पे है अगर लोड W, तो इसके लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट क्या रहता, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट इज WL/4। डायरेक्टली हमने इक्वेशन यूज किया है। या तो ऐसा कर सकते हैं हम कि सबसे पहले यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट कैलकुलेट करो, सपोर्ट पे 0 0 रहता, फिर यहाँ पे सेपरेटली कैलकुलेट करो। कैलकुलेट करने के लिए वही सबसे पहले रिएक्शंस कैलकुलेट करो, उसको यहाँ पे घुमाओ। ओके, सो हमने डायरेक्ट स्टैंडर्डली यूज किया कि अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और मिड स्पैन पे है तो मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट रहेगा W × L/4। सो लोड कितना है 3387, लेंथ कितनी थी, लेंथ स्टैंड्स फॉर लेंथ ऑफ शाफ्ट, दैट इज 200 mm/4। तो यहाँ पे बेंडिंग मोमेंट न्यूटन mm में आएगा, और वो कितना आएगा 169.4 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, इतना आना चाहिए। ओके, तो फाइनली आपके पास में m है, ये बेंडिंग मोमेंट m ही है। ठीक है, बेंडिंग मोमेंट आपके पास में, और टॉर्क है आपके पास में। टॉर्क कितना था 238.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। सो वी हैव टॉर्क, वी हैव बेंडिंग मोमेंट। सो अगेन इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट क्या था इक्वेशन, TE = √m² + t²। सो ये वैल्यू पुटअप करो, m के लिए 169.4 इंटू 10⁻³ प्लस t के लिए 238.7 इंटू 10⁻³, ये वैल्यू आनी चाहिए 292.7 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm। न्यूटन mm क्यों, फिर से हमने ट्विस्टिंग मोमेंट ही निकाला है। नाउ फाइनली अब डायमीटर निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जो इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का कंप्लीट इक्वेशन है T = √m² + t² इक्वल टू क्या था π/16 τ/dq। सो इक्वेशन था आपका √m² + t² इक्वल टू π/16 τ/dq। ये इक्वेशन है इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट का कंप्लीट इक्वेशन। सो यहाँ पे ये वैल्यू है हमारे पास में 292.7 इंटू 10⁻³ इक्वल टू π/16 टाउ। अलाउेबल शियर स्ट्रेस की वैल्यू दी थी, कितनी थी 45 मेगापास्कल। सो 45 Nm² इंटू DQ। कंप्लीट इक्वेशन में अभी D निकल जाएगा। सो D आना चाहिए अभी यहाँ पे 32 mm। और आपको स्टैंडर्ड डाटा बुक से चेक करना है, ये वैल्यू अवेलेबल नहीं है। नेक्स्ट वैल्यू जो स्टैंडर्ड अवेलेबल है जो आफ्टर 32 आएगी वो लेनी है आपको से, सपोज जैसे नेक्स्ट वैल्यू दी है 35 mm। सो दिस इज योर रिक्वायर्ड डायमीटर। ओके, अगेन यू कैन यूज इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट इक्वेशन, क्या था 12m + √m²
एम स्क्वायर प्लस टी स्क्वायर इक्वल टू क्या था, 5/32 सिग्मा बी डी क्यूब। तो यहाँ पे ये साइड तो निकल जाएगी, लेकिन इस साइड में सिग्मा बी है क्या हमारे पास में, टेंसाइल बेंडिंग स्ट्रेस वगैरह कुछ दिया है, नहीं दिया है, इसलिए फिर बस एक ही थ्योरी हमने अप्लाई की। इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट वाली थ्योरी कौन सी थी, गेज थ्योरी, और इक्विवेलेंट बेंडिंग मोमेंट वाली थ्योरी कौन सी थी, रैंकाइन थ्योरी। तो यहाँ पे अलाउबल शियर स्ट्रेस दिया है, इसलिए सिर्फ एक ही थ्योरी यूज करके हमने डायमीटर निकाला। 32 आया, हमने स्टैंडर्ड डायमीटर 35 यूज किया। अगर सिग्मा भी दिया हुआ रहता तो इस थ्योरी से भी हम डायमीटर निकालते, फिर बाद में कंपेयर करते कि इससे और इससे कौन सा बिगर डायमीटर मिलेगा, और बिगर डायमीटर से बाद में हम स्टैंडर्ड डायमीटर सिलेक्ट करते। दैट इज द स्टैंडर्ड प्रोसीजर। गॉट इट, कंप्लीट, समझ में आ गया। चलो नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं। जैसे इस न्यूमेरिकल के पहले मैंने जो आपको कंसेप्ट बताया था कि अगर शाफ्ट के साथ में गियर है, दो चीजें निकालते हैं हम, एक टेंजेंशियल फोर्स एफ टी इक्वल टू टॉर्क बाय रेडियस, या फिर 2 इंटू टॉर्क बाय डायमीटर, डायमीटर ऑफ गियर, पीस सर्कल डायमीटर, ठीक है। और सेकंड चीज रहेगी गियर के लिए ही, लोड, नॉर्मल लोड एक्टिंग ऑन अ टूथ ऑफ गियर इज टेंजेंशियल फोर्स बाय कॉस अल्फा प्रेशर एंगल, ठीक है। और यही लोड यूज करके फिर हम बेंडिंग मोमेंट निकालते। तो ये जब गियर रहेगा तब हम यूज करेंगे। सपोज शाफ्ट है और उस पर पुली दी है, एक दो पुली है, फिर बाद में यहाँ पे बेरिंग है सपोज, या एक पुली दी है या फिर दो पुलिस दी है। तो जब भी पुलिस है, बेल्ट ड्राइव गिवन है, अगर बेल्ट ड्राइव्स है, ठीक है, तो उस केस में पुलिस एंड बेल्ट ड्राइव, अगर बेल्ट ड्राइव है तो वहां पे ये सब इक्वेशन क्यों यूज कर रहे हैं हम, यहाँ पे हमें मोमेंट निकालने के लिए काम में आया था, टॉर्क ऑलरेडी दिया था। यहाँ पे जब भी बेल्ट ड्राइव्स है गिवन, तो यहाँ पे टॉर्क का इक्वेशन है टॉर्क T इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R, वेयर T1 एंड T2 ये टेंशन से बेल्ट के, सपोज ये बेल्ट है आपका, सॉरी ये पुली है, ठीक है, और ये बेल्ट है जिसमें टेंशंस ये T1 T2 है, टाइट साइड और स्लैक साइड। तो ये अलग अलग टेंशंस रहेंगे, इक्वल नहीं रहेंगे, ठीक है। तो ये जो टेंशंस है ये है सिंपली दीज आर दी फोर्सेस, सो T1 एंड T2, और R क्या है, रेडियस ऑफ दिस पुली, ओके, दिस इज पुली। सो जब भी बेल्ट ड्राइव गिवन है तो टॉर्क का इक्वेशन ये यूज कर सकते हैं हम, T इज इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R। सेकेंड इक्वेशन है हमारे पास में और एक 2.3 log T1 बाय T2 इक्वल टू म्यू इंटू थीटा। अगेन ये इक्वेशन भी यूज कर सकते हैं जहाँ पे हमें एक रेशो दिया है, तो सपोज एक वैल्यू दी है T1 की, T2 निकालना है सपोज, तो ये भी फॉर्मूला यूज कर सकते हैं, वेयर T1 एंड T2 अगेन टेंशंस ऑन टाइट साइड एंड स्लैक साइड ऑफ द बेल्ट्स, म्यू कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, और थीटा एक एंगल ऑफ कांटेक्ट है। एंगल ऑफ कांटेक्ट मतलब जैसे ये बेल्ट है और पुली जो टेंजेंशियल यहाँ पे कनेक्ट हो रही है, तो जैसे जो एंगल दिया है वो, तो एंगल ऑफ कांटेक्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन है, दीज आर दी टेंशंस। तो बस याद रखना कि बेल्ट ड्राइव्स है तो ये सेट हम यूज करेंगे, अगर गियर है तो ये सेट हम यूज करेंगे। गॉट इट। Numerical number 3. A line shaft is driven by means of motor placed vertically below it. Pulley on a line shaft is 1.5 meter in diameter and has a belt tension 5.4 kilonewton and 1.8 kilonewton on tight side and slack side of the belt respectively. Both these tensions may be assumed to be vertical. If the pulley be overhang from the shaft,
and the distance of the center line of pulley from the center line of bearing is 400 mm. Find the diameter of the shaft assuming maximum allowable shear stress of 42 megapascal. अब यहाँ पे कंप्लीट डिस्क्रिप्शन में दिया है कि शाफ्ट है और पुली है और बेल्ट ड्राइव सिस्टम है, ठीक है। सो जैसे सपोज शाफ्ट और यहाँ पे पुली दी है, ओके। और अब जैसे जैसे डिस्क्रिप्शन देते हैं वैसे वैसे मैं आपको डायग्राम समझा रहा हूँ। अ लाइन शाफ्ट इज ड्रिवन बाय मींस ऑफ मोटर प्लेस्ड वर्टिकली बिलो इट। पुली ऑन अ लाइन शाफ्ट इज 1.5 मीटर इन डायमीटर। पुली का डायमीटर दिया है 1.5 मीटर या फिर 1500 mm. Next, the pulley on a line shaft is 1.5 meter in diameter and has a belt tension 5.4 kilonewton and 1.8 kilonewton on tight side and slack side. तो टेंशन है इन बेल्ट, so T1 is 5.4 kilonewton, so 5400 न्यूटन। T2 दिया है 1.8 kilonewton, so 1800 न्यूटन। बोथ दिस टेंशन इज एज्यूम टू बी वर्टिकल। ये जो टेंशन है वो वर्टिकली एक्ट होने चाहिए। तो सपोज ये पुली है तो आप ये फ्रंट व्यू से दिख रही है, इसका साइड व्यू सपोज यहाँ पे ड्रॉ कर रहा हूँ, यहाँ से देख रही हो इसको तो सर्कल, तो ये टेंशंस वर्टिकल है, ओके। सो T1 T2 व्हाट इट समझ में आ गया। अगर ऐसा भी हो सकती है सिस्टम कि ये शाफ्ट है और यहाँ पे पुली लगी है, अब यहाँ पे पुली लगी है तो ऊपर से देख रही है या नीचे से देख रही है इसको, तो ये सर्कल दिख रहा, तो फिर यहाँ पे हॉरिजॉन्टल टेंशंस दिखेंगे हमें ऐसे। तो यहाँ पे ऑलरेडी डिस्क्रिप्शन में दिया है कि टेंशंस आर वर्टिकल, मतलब सिस्टम ऐसी रहेगी कि शाफ्ट हॉरिजॉन्टल है, पुली वर्टिकल है और उस पर ये टेंशंस आ रहे हैं बेल्ट ड्राइव्स के। क्लियर है। देन इफ द पुली टू बी ओवरहैंग फ्रॉम द शाफ्ट, यहाँ पे बेरिंग है, ये शाफ्ट है, तो ये ओवरहैंग सिस्टम होगी जस्ट लाइक अ कैंटिलीवर, ठीक है। तो हैंग की है यहाँ पे, सिर्फ सपोर्ट यहीं पे है। डिस्टेंस ऑफ द सेंटर लाइन ऑफ द पुली फ्रॉम द सेंटर लाइन ऑफ द बेरिंग, यहाँ पे सेंटर लाइन ऑफ पुली एंड सेंटर लाइन ऑफ बेरिंग, ये डिस्टेंस दिया है 400 mm। अब 400 mm ये डिस्टेंस का है, सिंपली शाफ्ट का है, ठीक है। शाफ्ट का डिस्टेंस हम उसको कंसिडर करेंगे। एंड अलाउएबल शियर स्ट्रेस दिया है टाउ इज कितना 42 मेगापास्कल, सो 42 न्यूटन पर mm², ठीक है। ये पुली है, ये टेंशन T1 T2, ये शाफ्ट, ये बेरिंग और फिर से ये पुली। क्लियर है। नाउ अगेन पुली है, बेल्ट ड्राइव्स है, तो क्लियर हो जाना चाहिए कि सबसे पहले जैसे यहाँ पे टॉर्क की दिया नहीं, तो हमें पता है बेल्ट ड्राइव्स के लिए इक्वेशन है टॉर्क, पता हो नहीं हो लिखना पड़ेगा, वी नो दैट टॉर्क T इक्वल टू T1 माइनस T2 इंटू R। सो अब यहां से हम टॉर्क निकाल सकते हैं। T1 कितना है 5400 माइनस T2 कितना है 1800 इंटू रेडियस, डायमीटर कितना है 1500, सो 750 आएगा सीधा सीधा यहाँ पे 0.75 मीटर। सो यहाँ पे आपको टॉर्क मिल जाएगा, टॉर्क आना चाहिए 2700 इंटू 10⁻³ है न्यूटन mm। मैंने सब देखो फोर्स न्यूटन में यूज़ किया है और जो डिस्टेंस है मतलब रेडियस जो है वो मैंने mm में यूज़ की है, सो न्यूटन mm। तो ये निकल गया आपका टॉर्क, ठीक है। नाउ नेक्स्ट थिंग, जैसे भी हमें अब निकालना है W निकालना है हमें, तो यहाँ पे वर्टिकल लोड जो कुछ भी है वो टेंशन की वजह से है, जो बेल्ट यहाँ पे ओवरलैप है जिसकी वजह से जो टेंशन आ रहा है, तो सिंपली बस यहाँ पे पुली पे ही वर्टिकल लोड है। और यहाँ पे शाफ्ट के लिए कुछ भी एक्स्ट्रा डिस्क्रिप्शन दिया नहीं है, इसलिए वी आर निग्लेक्टिंग द वेट ऑफ शाफ्ट, ओनली कंसिडरिंग दिस टेंशन। सो वर्टिकल लोड ऑन
पुली W इज इक्वल टू, सिंपली दोनों टेंशन्स लेने हैं, सो T1 प्लस T2, ये हो गया टोटल लोड ऑन पुली। सो 5400 प्लस 1800 00267 7200 न्यूटन, ये आ जाएगा आपका वर्टिकल लोड W की वैल्यू। ठीक है, लास्टली हमें बस दो ही चीज़ों से काम है, एक T से और एक W से, टॉर्क से सॉरी W से नहीं, हमें बेंडिंग मोमेंट चाहिए ना, तो ये हो गया आपका वर्टिकल लोड। नाउ बेंडिंग मोमेंट, अब ये सिस्टम क्या है, ऐसी कुछ तो भी सिस्टम दिख रही है, पॉइंट लोड यहाँ पे है, कैंटिलीवर बीम है, तो कैंटिलीवर बीम के लिए मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट कहाँ पे रहेगा, फ्री एंड पे रहेगा, लोड इनटू डिस्टेंस। ठीक है, सो नाउ मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट M इक्वल टू क्या रहेगा, W इंटू L, लोड इंटू लेंथ, इक्वल टू लोड है आपका 7200 और लेंथ कितनी है 400। तो ये कैलकुलेशन चेक करो, बेंडिंग मोमेंट M शुड बी 2880 पॉइंट नहीं, कुछ भी नहीं, 2880 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, गॉट इट। अब बेंडिंग मोमेंट भी निकल गया, टॉर्क भी हमारे पास में। नाउ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE इक्वल टू क्या है, √m² प्लस T²। ये वैल्यूज पुटअप करो, M की वैल्यू है 2880 इंटू 10⁻³, T की वैल्यू है 2700 इंटू 10⁻², तो ये वैल्यू पुटअप करके कैलकुलेशन आना चाहिए 3950 इंटू 10⁻³ न्यूटन mm, ये हो गया आपका इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट TE। नाउ कंप्लीट इक्वेशन ऑफ इक्विवेलेंट ट्विस्टिंग मोमेंट इज TE इक्वल टू √m² प्लस T² इक्वल टू π/16 tau d³। So you have this value, put up here, then value of tau is given 42, d will be found out, so 3950 into 10⁻³ equal to π/16, tau is 42 into d³। So do this calculation, diameter should be 78, yes 78 mm। अगेन आपको डायमीटर चेक करना है स्टैंडर्ड टाइम टेबल, सॉरी स्टैंडर्ड टेबल से ऑफ शाफ्ट। सो स्टैंडर्ड फिगर आफ्टर 78 इज 80, सो 80 mm इज योर आंसर फॉर द डायमीटर। समझ में आया? दो ही चीज़ें याद रखनी है, गियर के लिए 2 फॉर्मूले, बेल्ट रेस के लिए 2 फॉर्मूले, और हमारा पूरा फोकस टॉर्क और बेंडिंग मोमेंट पे होना चाहिए। कहा गया बेंडिंग मोमेंट, ये टॉर्क एंड मोमेंट, ये दोनों चीज़ें अपने फाइंड आउट कर ली। 2 थ्योरी है हमारे पास में, अप्लाई करो। फिर से हम दूसरी थ्योरी क्यों अप्लाई नहीं कर रहे, जैसे हम यहाँ पे इक्वेट करते हैं π/16 टाउ d³, तो ये हो गया आपकी गेज थ्योरी। बेंडिंग वहाँ पे रैंकाइन थ्योरी के लिए यहाँ पे सिग्मा बी आएगा, तो सिग्मा बी की वैल्यू अगर दी है तो वो थ्योरी यूज़ करो, नहीं दी है एक ही थ्योरी से काम चला। सो 78 आंसर आया, स्टैंडर्ड हमने फिगर यूज़ की 80 mm, दैट्स इट। समझ में आ गया? फ्रॉम द नेक्स्ट लेक्चर विल डिस्कस सम मोर न्यूमेरिकल्स। थैंक यू।